Hello students, welcome back to the Ratan's Ayurveda. I am Ratan welcoming you all to our ब्रह्मास्त्र सीरीज और लेट्स क्रैक एग्जाम सीरीज। तो हम लोगों ने ये सीरीज स्टार्ट की थी और हम लोगों ने संस्कृत पे चर्चा कर ली थी कि एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्या क्या पैटर्न रहने वाला है। और रचना सारीज का भी हम लोगों ने कवर कर लिया है। अगर देखना है वीडियो तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, मैं वहां से जाके संस्कृत और रचना सारीज का पूरा कंप्लीट देख सकते हो। और इसमें हम लोग क्रिया सारीज का फर्स्ट पार्ट कवर करेंगे कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट चैप्टर के कौन कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स एग्जाम में पूछे जाते हैं मोस्टली। तो क्रिया सारिणी पे हम लोग चर्चा करते हैं पेपर वन के बारे में। तो देखो, सबसे पहले इसमें क्रिया सारिणी में आप लोग के दो पेपर होंगे, पेपर वन एंड पेपर टू। और दोनों पेपर मिला के और कुल पेपर मिला के टोटल 400 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है। तो कैसे कैसे इसको डिवाइड किया गया है, देखो पेपर वन होगा 100 मार्क्स का, 100 मार्क्स का। पेपर टू होगा 100 मार्क्स का, ये रिटन में होगा। तो ये 200 मार्क्स का आप लोग के रिटन में होंगे, पेपर वन एंड पेपर टू। 100 मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा और 70 मार्क्स का वाइवा होगा और 30 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट होगा। तो इंटरनल असेसमेंट में जो भी आपके टर्म वगैरह आते हैं वो 30 मार्क्स है और वाइवा 70 मार्क्स का है। तो इसमें वाइवा इंपॉर्टेंट रहता है। इलेक्टिव्स वगैरह, इलेक्टिव्स के मार्क्स क्रिया सारिणी में नहीं जुड़ते हैं, वो आपके संहिता और संस्कृत इन सब में इलेक्टिव्स के मार्क्स जुड़ते हैं। तो देखो, कुल 200 एंड 200 टोटल मिला के आपका 400 का एग्जाम होने वाला है। तो आओ एक बार पेपर वन का डिस्कशन कर लेते हैं कि पेपर वन में कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं और कौन कौन से टॉपिक्स क्वेश्चन के रूप में पूछे जाते हैं। देखो, इसको भी दो भाग में डिवाइड किया गया है, एक पार्ट ए है और एक पार्ट टू है। तो पार्ट वन में जो है वो टोटल आयुर्वेद वाले क्वेश्चन आने वाले हैं और पार्ट टू में जो है वो मॉडर्न से रिलेटेड क्वेश्चन आने वाले हैं। तो इसको 60-40 के रेशियो में बांटा गया है। 60 नंबर का मॉडर्न आएगा और 60 नंबर का आयुर्वेद आएगा और 40 नंबर के मॉडर्न क्वेश्चन आएंगे। तो जितना आयुर्वेद का पोर्शन इंपॉर्टेंट है उतना मॉडर्न का भी पोर्शन इंपॉर्टेंट है। तो दोनों को कवर करके चलना है। तो देखो क्या क्या है। सबसे पहले देखो, फर्स्ट चैप्टर है शारीर। और शारीर में क्या आएगा तुम्हारा, शरीर और शारीर में डिफरेंस वगैरह पूछ सकता है। साथ ही साथ क्या है, मानस दोष और शारीरिक दोषों पे चर्चा करना है। वही वात पित्त कफ हो गया, रजस तमस मनसो दोचा दोषा उहार्द तो मानसिक दोष हो गए। फिर म्यूचुअल रिलेशनशिप पूछ सकता है किसमें, त्रिगुण एंड त्रिदोष में और पंच पंच महाभूत में। तो ये म्यूचुअल इंटर रिलेशनशिप देख लेना कि क्या क्या दिया हुआ है। साथ ही फिर बेसिक प्रिंसिपल ऑफ आयुर्वेदा में वही है कि दोष धातु मल मूलम शरीरम और थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन ऑफ स्रोतस। तो स्रोतस मेनली तो हम लोग एनाटॉमी में पढ़ते हैं, रचना शारीर में पढ़ते हैं। यहाँ पे तुम लोग को सिर्फ बेसिक बेसिक सा देख लेना है कि स्रोतस क्या होते हैं, कितने होते हैं, बस इतना ही पता होना चाहिए। फिर त्रिदोष है। त्रिदोष में क्या हो गया कि जितने भी रिलेशनशिप है वो देखना है। जैसे त्रिदोष में इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ऋतु दोष एवं रत, वात पित्त कफ वगैरह हो गया, उनका ऋतुओं से रिलेशन, रस से रिलेशन, ये देख लेना। फिर क्या है, बायोलॉजिकल रिदम ऑफ त्रिदोषा ऑन द बेसिस ऑफ डे नाइट एज सीजन एंड फूड इनटेक। तो ये देख लेना, डे नाइट एज सीजन वगैरह पे कैसे त्रिदोष चेंज होते रहते हैं। फिर है रोल ऑफ दोषा इन फॉर्मेशन इन प्रकृति ऑफ एन इंडिविजुअल एंड इन मेंटेनिंग द हेल्थ, प्रकृति एवं जो भी है। देखो, कुल मिला के तुम लोग को दोष के बारे में जानना है। तो दोष का श्लोक याद कर लेना, एक दुष्यंति इति दोषा। और उसके साथ साथ जो भी है कि तत्र वा गति गंध्यो इति धातु में त प्रत्यय लगता है। फिर ये इसकी उत्पत्ति होती है। फिर तप संतापे में इत प्रत्यय लगता है, श्लीशालिंगले में मान प्रत्यय लगता है। तो ये देख लेना वात पित्त कफ के हिसाब से। फिर एक श्लोक आता है, ते व्यापिनो अपि हन्याभोर अधो मध्यो ऊर्ध्व संश्रया। अशांग हृदय के फर्स्ट चैप्टर का ही श्लोक है, ते व्यापिनो अपि हन्याभोर अधो मध्य ऊर्ध्व संशय, यानी अधो मध्य ऊर्ध्व। अधो में वात का स्थान होता है, मध्य में पित्त का स्थान होता है और ऊर्ध्व में कफ का स्थान होता है। ये देख लेना। उसके साथ साथ गुणवादी गुण देख लेना थोड़ा, गुरु मंद हिम स्निग्ध लक्ष शांत मृदु स्थिरा गुड़ा सूक्ष्म विशदा विशन विषा विपर्यया। तो ये तुम लोग का जितना भी कवर हो जाएगा। इसे 8 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे, 3 एमसीक्यू पूछ सकता है और एक 5 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, वात दोष आ गया। तो देखो 3 दोष दिए हुए हैं, वात पित्त और कफ दिए हुए हैं। वात पित्त कफ के बारे में तुम लोग को क्या क्या पता होना चाहिए मैं बता देता हूँ। देखो डायरेक्ट मैं बताता हूँ। सबसे पहले श्लोक पता होना चाहिए कि वात का क्या है, श्लोक है, काम क्या है। मेनली वर्क पता होना चाहिए। तो जैसे वात का है, उत्साह उच्छ्वास निश्वास चेष्टा वेग प्रवर्तने सम्यगत्ता च धातु नाम, सम्यगत्वा च धातु नाम अक्षराणाम पार्टवेन च। तो ये तुम लोग का वात का है, उत्साह उच्छ्वास निश्वास आदि कराता है। फिर इनके प्रकार पता होने चाहिए कि कितने प्रकार के होते हैं। तो
जैसे 5 टाइप का पित्त होता है, 5 टाइप का वात होता है, 5 टाइप का ही कफ होता है। तो इनके टाइप्स पता होने चाहिए। तो वात के 5 टाइप कौन कौन से हैं? प्राण, उदान, समान, व्यान, अपान। और इनके भी जो है स्थान पता होने चाहिए, स्पेसिफिक लोकेशन पता होना चाहिए, और साथ ही उनकी प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। तो एक बार क्विक रिकैप करा देता मैं। प्राण, उदान, व्यान, समान, अपान। तो प्राण वायु का स्थान जो बताया गया है वो, देखो डिफरेंट आचार्यों के अनुसार डिफरेंट बताया गया है, मैं मेन मेन बता देता हूँ। प्राण का है जो सिर हो गया, उर हो गया, कान हो गया, मुख, नासिका बताया गया है। और इसका काम क्या है प्राण वायु का? बुद्धि, मेधा हो गया, थूकना, चाटना और श्वसन प्रक्रिया में हेल्प करता है प्राण वायु। फिर प्राण वायु कंप्लीट हो गया, अब आ जाता है उदान वायु पे। तो उदान वायु का स्थान बताया गया है, नाभि, उर और कंठ बताया गया है। और किसमें हेल्प करता है? स्पीकिंग, वाणी में हेल्प करता है, बोलने में हेल्प करता है। फिर समान वायु की बात कर लेते हैं। तो समान वायु में क्या बताया गया है कि ये अग्नि के समीप बताया गया है इसका स्थान, यानी कि कोष्ठ बताया गया है। और साथ ही हेल्प किसमें करता है? ये पाचन में हेल्प करता है। फिर आ जाता है व्यान वायु। व्यान वायु में पूरी हृदय एवं संपूर्ण देह बताया गया है, पूरी गति, पूरे संपूर्ण शरीर में गति कराता है, प्रसार कराता है। और आक्षेप, निषेप, निमेष वगैरह ये सारे काम भी व्यानी वायु करवाता है। फिर उसके बाद से अपान वायु आ जाता है। तो अपान वायु का स्थान जो बताया गया है, जो नाभि के नीचे वाले साइड, श्रोणी, बस्ती, मेढ, उरु। तो ये सारे स्थान जो है वो व्यान वायु, सॉरी, अपान वायु के बताए गए हैं। और साथ ही साथ इनका जो कार्य है, वीर्य, मूत्र, पुरीष, आर्तव, गर्भ आदि को इजेक्ट करना, यानी कि शरीर से बाहर निकालना। इतना वात में पढ़ना है। फिर पित्त की बात कर लेते हैं जल्दी से। तो पित्त में श्लोक याद करना है। कर्म का क्या है? दर्शन, पक्ति, रुष्मा च, थू, तृष्णा, देह मार्दवम, प्रभा, प्रसादो, मेधा च, पित्त, कर्मा, अविकारजम। तो ये श्लोक याद होनी चाहिए। और इसके साथ साथ जो भी है निरुक्ति वगैरह देख लेना, बता दिया था मैंने। और फिर इनके 5 टाइप बताए गए हैं। 5 टाइप क्या है? पाचक, रंजक, आलोचक, भ्रांजक, साधक। तो इसके भी जितने भी स्थान है और कर्म है वो याद करना है। तो पाचक का स्थान जो बताया गया है, पक्वा, माशय, मध्य बताया गया है। साथ ही इनका जो कर्म है पाचक का, वो है क्या है? डाइजेशन वगैरह में हेल्प करेगा, अन्न का पाचन करेगा, विभाजन करेगा। फिर रंजक पित्त आ जाता है। तो रंजक पित्त का स्थान जो बताया गया है वो यकृत एंड प्लीहा बताया गया है। तो यकृत एंड प्लीहा बताया गया है। साथ ही साथ इसका जो काम है उसका है, और हाँ, रंजक का स्थान जो है कुछ आचार्यों के अनुसार आमाशय भी बताया गया है, शायद अष्टांग वगैरह में आमाशय भी बताया गया है। साथ ही साथ यकृत, प्लीहा और आमाशय का इसका काम क्या है? रस रंजन का काम है, यानी कि रस को रंगता है, रस को कलर प्रोवाइड करता है। आलोचक पित्त की बात कर लेते हैं। तो आलोचक पित्त जो है वो नेत्र में होता है, आंख में होता है। इसमें भी 2 टाइप का बताया गया है, चक्षु वैसजिक और बुद्धि वैसजिक। तो ये आलोचक पित्त देख लेना। भ्रांजक पित्त क्या है? भ्रांजक पित्त में जो है वो इसका स्थान बताया गया है, वो त्वचा बताया गया है। और ये क्या प्रोवाइड करता है? स्किन कॉम्प्लेक्शन प्रोवाइड करता है, यानी कि कांतिमय हो गया, आभा हो गया, लेपन, मर्दन आदि प्रोवाइड करता है। साथ ही भ्रांजक पित्त के बाद आप लास्ट बचता है साधक पित्त। तो साधक पित्त जो है वो हृदय में उपस्थित रहता है और ओज, बुद्धि एवं मेधा बढ़ाता है। फिर कफ दोष की बात कर देते हैं। तो कफ दोष में भी वही प्रोसेस रहेगा सेम। उसमें भी हम लोग क्या देखेंगे? व्युत्पत्ति, निरुक्ति वगैरह देख लेंगे। उसके बाद से कर्म देख लेंगे। तो कर्म वगैरह फिर श्लोक याद करना है तो श्लोक ये वाला याद कर लेना। स्नेहो बंध स्थिरत्वम च, गौरवम त्रिस्ताबलम, क्षमा, धृतिर, लोभस्य, कफ, कर्मा, विकारजम। तो ये कफ का श्लोक हो गया कर्म का। फिर उसके बाद से इसमें भी 5 टाइप के हो गए, तर्पक, बोधक, अवलंबक, लेदक, श्लेषक। बोधक, अवलंबक, लेदक, तर्पक, श्लेषक। तो इसको याद कर लेना। और इनके भी जो है मेन मेन स्थान हो गया और कर्म हो गया, स्पेसिफिक लोकेशन एंड स्पेसिफिक प्रॉपर्टी एंड फंक्शन देख लेना। तो देखो वात, पित्त, कफ पे थोड़ा जोड़ देना है। फिर इनकी वृद्धि एवं क्षय। वृद्धि एवं क्षय यानी कि बढ़ जाएगा तो कौन कौन सी बीमारी कर सकता है, कम हो जाएगा तो कौन कौन सी बीमारी कर सकता है, इसके बारे में एक बार चर्चा कर लेना, देख लेना। साथ ही क्रियाकाल, यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ क्रियाकाल है, अप्लाइड फिजियोलॉजी ऑफ डिजीज प्रोड्यूस ड्यू टू वात, पित्त, कफ। तो देखो कुल मिला के वात, पित्त, कफ पे चर्चा करनी है। अगर तुम लोगों ने अष्टांग हृदय संहिता अच्छे से पढ़ रखी है तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। वही सेम चीज है, वात, पित्त, कफ के, वात, पित्त और कफ पे हम लोग को चर्चा करनी है। और इसको लिख के आना एग्जामिनेशन में, क्योंकि देखो इसमें आएगा 26 मार्क्स के क्वेश्चन बनेंगे। 26 मार्क्स मतलब कि मेजर पोर्शन ये कवर कर रहा है। तो वात, पित्त, कफ में से 2 आएंगे ही आएंगे, एक 10 नंबर में आएगा और एक 5 नंबर में आएगा। साथ ही वृद्धि एवं क्षय भी देख लेना वात, पित्त, कफ से रिलेटेड। तो ये इसको अच्छे से तैयार करके चले जाओगे तो तुम लोग का मेजर पोर्शन कवर हो जाएगा। तो इसको वात, पित्त, कफ को कवर करना ही है। क्या क्या कवर करना है मैंने एक्सप्लेन कर दिया। फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है? प्रकृति। प्रकृति में है देह प्रकृति हो गया, व्युत्पत्ति, निरुक्ति हो गया, प्रकृति हो गया, इंट्रा यूटेराइन एंड एक्स्ट्रा यूटेराइन फैक्टर हो गया, और क्लासिफिकेशन
देह प्रकृति के बारे में है, तुम लोग चाहो तो एक बार देख सकते हो, साथ ही साथ मानस प्रकृति के बारे में देख सकते हो। आहार, ये भी इंपॉर्टेंट है। आहार में क्या है, सिग्निफिकेंस ऑफ आहार, कैसे क्या क्या खाना है, आहार विधि क्या, आहार विधि विधान क्या लिखा हुआ है, साथ ही साथ इसका आहार विधि की विशेष यातना, ये सारे आहार के बारे में ये वाला चैप्टर देख लेना, और आहार के साथ साथ अग्नि को भी कवर कर लेना। तो अग्नि में क्या क्या है, फंक्शन ऑफ जठराग्नि हो गया, भूताग्नि हो गया, और धातुअग्नि हो गया। फंक्शन देख लेना और इनका लोकेशन देख लेना, जठराग्नि, भूताग्नि और धातुअग्नि का, तो हम लोग का कवर हो जाएगा। फिर आहार पाक की बात करते हैं, तो आहार पाक थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें आहार और आहार पाक, साथ ही साथ इसमें अग्नि भी आ जाता है, तो इसको कवर कर लोगे तो आसानी से कवर हो जाएगा। तो उसमें देख लेना क्या है तुम लोग का, विपाक वगैरह आ जाता है, कैसे खाना पचता है, फिर कैसे उससे धातुओं वगैरह का निर्माण होता है, तो ये सारी चीजें दी गई हैं। वो प्रोसेस है, एक चार्ट है, वो चार्ट से उसको चाहो तो याद कर सकते हो, क्रिया शारीर के बुक में भी बना रहता है। और अगर नहीं अगर अगर ऐसा कुछ चाहिए या कुछ भी स्पेसिफिक चार्ट वगैरह चाहिए वात पित्त का, तो फिर कमेंट कर सकते हो। मैं एक शॉर्ट में लेक्चर बना दूंगा वात पित्त कफ वगैरह पे, और आहार अग्नि आहार पाक पे, एक चार्ट के फॉर्म में छोटा सा 5-10 मिनट के लेक्चर में पूरा सारा समझा दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा। तो उसके लिए कमेंट कर देना और फिर मैं बता दूंगा। और इन इस इन ये पोर्शन से भी प्रकृति आहार अग्नि आहार पाक से भी 26 मार्क्स कैरी कर रहा है, तो ये भी पोर्शन इंपॉर्टेंट है। फिर देखो मॉडर्न आ जाता है, तो मॉडर्न 40 मार्क्स का हो रहा है, तो उसमें होम्योस्टैसिस है। तो होम्योस्टैसिस में कैसे बॉडी मेंटेन करता है होम्योस्टैसिस, ये सब देख लेना। सेल फिजियोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए, मेम्ब्रेन फिजियोलॉजी देख लेना, ट्रांसपोर्ट वगैरह कैसे होता है सेल के अक्रॉस, यूनिपोर्ट, सिम्पोर्ट, एक्टिव, पैसिव, ये सारी चीजें देख लेना। फिर क्या है, पोटेंशियल, एक्शन पोटेंशियल, एसिड एसिड बेस बैलेंस, वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, तो ये सारी चीजें तुम लोग को हो सकता है पहले से भी पता होगी, क्योंकि नीट वगैरह वाले टाइम भी पढ़ते हैं हम लोग। एक्टिव होता है, पैसिव होता है, एटीपी रिक्वायरमेंट होता है, कैसे सेल मेम्ब्रेन क्या होता है कि लिपिड बाई लेयर का बना होता है, कैसे चीजें अंदर जाती है बाहर आती हैं, प्रोटीन कैसे हेल्प करता है, फैसिलिटेट करता है, फैसिलिटेट ट्रांसपोर्टेशन वगैरह होता है। तो ये सारी चीजें तुम लोग को नीट के टाइम पे भी पढ़ी होगी, तो इतना कोई लोड लेने वाली बात नहीं है, ये टॉपिक आसानी से हो जाएगा तुम लोग को। रेस्पिरेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम भी कवर किया जाता है नीट के प्रिपरेशन के टाइम पे। तो इसमें क्या है, जितना भी फिजियोलॉजी है बॉडी की, जैसे शुरू से सांस लेके हम लोग सांस लेके कैसे सेल तक पहुंचता है, फिर सेल से CO2 रिलीज होके पूरा बाहर तक आता है, ये सारी चीजें एक्सचेंज वगैरह है, इसमें तुम लोग को कवर करना है। साथ ही इसके साथ साथ लंग्स वगैरह भी देख लेना है एक बार, कैसे मेम्ब्रेन वगैरह होता है, तो फिजियोलॉजी भी तुम लोग की हो जाएगी आराम से। और इसमें क्या है, एस्फेक्सिया और हाइपोक्सिया देख लेना कि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, CO2 बढ़ जाता है वगैरह वगैरह। फिर क्या है, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट देख लेना, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम कवर कर लेना। फिर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम, तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम में क्या है, सेलेवरी ग्लैंड हो गया, स्टमक, लीवर, पेनक्रिया, स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि देखो जो भी हम लोग खाना खाते हैं वहां से लेकर एनएस तक जो भी फूड पार्टिकल जो भी एक्सक्रीट हम लोग करते हैं, तो ये सारे प्रोसेस में क्या क्या होता है ये तुम्हें पता होना चाहिए। जैसे कि क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट का डिकम्पोजिशन होता है, फिर वो सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में बनता है, फिर प्रोटीन होता है अमाइनो एसिड में बनता है, फिर जितने भी न्यूक्लिक एसिड होते हैं वो डीएनए आरएनए से टूट के न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोटाइड में चेंज हो जाते हैं। तो ये सारे प्रोसेस देख लेना तुम लोग, और साथ ही साथ एसोसिएटेड ग्लैंड जैसे सेलेवरी ग्लैंड हो गया, लीवर, पेनक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये सारी चीजें, लार्ज इंटेस्टाइन, ये दोनों भी कवर कर लेना साथ ही साथ। तो ये प्रोसेस है डाइजेस्टिव सिस्टम का, इससे इसे कवर करना नहीं भूलना, इससे क्वेश्चन आता ही आता है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम से। फिर नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम में क्या है, CNS, PNS, ANS। CNS कवर कर लेना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। साथ ही साथ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कैसे वर्क करता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कैसे वर्क करता है, इंटेलिजेंस, मेमोरी, लर्निंग, मोटिवेशन आदि के लिए कौन कौन से पार्ट होते हैं, कौन कौन से पार्ट हेल्प करते हैं, ये सारी चीजें देख लेना। और कैसे कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट करता है, इसे भी देख लेना। फिर इंडोक्राइनल ग्लैंड की बात आ गई, तो तुम लोग के ग्लैंड सारे कवर होने चाहिए कि कैसे हार्मोन सेक्रेट होता है और कैसे बॉडी में फैल जाता है थ्रू ब्लड, और जहाँ पे भी रिक्वायरमेंट होता है वहां वहां पे जो अपना अपना प्रोसेस कैसे कैसे करता है, तो ये सारी चीजें इंडोक्राइनल ग्लैंड के अंदर कवर करनी है। अब आ जाते हैं देखो ब्रह्मास्त्र की बारी। अगर तुम लोग के पेपर में काफी कम टाइम बचा हुआ है, जैसे अगर 3-4 दिन भी बचा हुआ है, 1 हफ्ते भी बचे हुए हैं एग्जामिनेशन टाइम में, तो तुम लोग को कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ के जाना बहुत जरूरी है, तो आसानी से हो जाएगा। तो देखो इंटर रिलेशन पढ़ लेना, तो इंटर रिलेशन में क्या था कि कैसे नेचर यानी कि इन्वायरमेंट के साथ साथ रसों का संयोग हो गया, मौसम के साथ साथ
वात पित्त कफ आदि कौन कौन से मौसम में बढ़ते हैं घटते हैं, कौन से रस आदि का सेवन करना चाहिए, पंच महाभूत से इन सारी चीजों का रिलेशन देख लेना। तो एक रिलेशन का सारे चार्ट बना लेना जो भी बुक्स वगैरह में दिए हुए हैं, और उसको याद कर लेना, इंटर रिलेशन याद ही होने चाहिए। फिर वात पित्त कफ में से कोई दो पूछ सकता है, तीनों भी पूछ सकते हैं, एक भी कोई पूछ सकता है। तो इस वात पित्त कफ में से एक 10 नंबर का क्वेश्चन फिक्स ही माना जाता है, और एक या दो 5-5 नंबर के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। साथ ही साथ वृद्धि एवं क्षय भी देख लेना वात पित्त का। तो ये दोनों एक साथ कवर कर लेना, वात पित्त कफ एवं इनके वृद्धि एवं क्षय। फिर आहार अग्नि कॉन्सेप्ट, तो आहार आहार पाक वगैरह हो गया, और अग्नि का कैसे रिलेशन है, कैसे अग्नि जो है आहार को करती है, आहार को सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में बांटती है, फिर बॉडी से कैसे एब्जॉर्ब होता है, फिर उसके बाद से विपाक कैसे 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 बनते हैं, जैसे विपाक हो गया, मधुर हो गया, फिर अम्ल विपाक हो जाता है, फिर कटु विपाक हो जाता है। तो ये तीन मेन रसों में, तीन मेन विपाक में कैसे रस चेंज हो जाते हैं, ये सारा कॉन्सेप्ट देख लेना है, आहार अग्नि कॉन्सेप्ट। तो आहार आहार पाक और अग्नि से जितना भी रिलेशन है ये इसमें कवर कर लेना। फिर मॉडर्न की बात करें तो देखो, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, नर्वस सिस्टम हो गया, और एंडोक्राइनल सिस्टम हो गया। ये 4 सिस्टम कवर कर लेना। देखो अभी अगर नहीं भी तैयार है तो नीट के लेवल का एटलीस्ट तैयार कर लेना, एग्जामिनेशन में आए तो तुम उससे रिलेटेड उसके बारे में लिख पाओ। तो आराम से, अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम में अगर लैंग्वेज तुम्हारी थोड़ी सी कमजोर भी है तो भी ऐसा नहीं है, अगर 10 मार्क्स में कोई क्वेश्चन आता है तो तुमको जो एग्जामिनर होता है आराम से मोटा मोटी 7 नंबर तक दे सकता है, अगर अच्छा लिखा हुआ है तो। मतलब थोड़ा लैंग्वेज कमजोर है तो, और अगर बहुत अच्छा लिखा हुआ है तो 9 मार्क्स तक। 10 में 10 शायद ही कोई देता है, या मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं देते हैं 10 नंबर वालों में। लेकिन अगर बहुत अच्छा लिखा हुआ है तो 9 मार्क्स मिलेगा, और अगर थोड़ा सा नीट वाली लैंग्वेज लिखी हुई है, थोड़ी वीक लैंग्वेज में लिखा हुआ है, तो 6 से 7 मार्क्स आराम से मिल जाते हैं फिर भी। तो रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव, नर्वस और इंडोक्राइनल सिस्टम अच्छे से कवर करके जाना, पूरी फिजियोलॉजी कवर करके जाना। और इतना तुम लोगों ने कवर कर लिया तो 40 + 35 यानी कि 4 3 7 75 मार्क्स आसानी से तुम लोग के कवर हो जाएंगे, और 70 to 75 मार्क्स फिर भी आ जाएंगे अगर तुम लोगों ने वात पित्त कफ वृद्धि क्षय इंटर रिलेशन देख लिया, और आहार अग्नि कॉन्सेप्ट देख लिया, और ये सारे बेसिक लेवल पे रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव, नर्वस और इंडोक्राइनल सिस्टम कवर कर लिया। तो ये तुम लोग का ब्रह्मास्त्र था। तो ठीक है, फिर इतना ही था अभी पेपर 1 के बारे में। फिर अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग चर्चा करेंगे क्रिया शारीर के पेपर 2 के बारे में, कि कैसे क्या क्या पढ़ना है अगर लास्ट मोमेंट पे अगर तुम लोग आ गए हो तो। साथ ही और जो मेन बात थी हम लोग की, अष्टांग हृदय सीरीज चल रही है इस चैनल पे। तो अगर अष्टांग हृदय सीरीज अगर तुम लोग को कंप्लीट करनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, आराम से सारे लेक्चर वगैरह इस चैनल पे मिल जाएंगे। और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, और तुम लोग को जितने भी नोट्स वगैरह हो या शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह है तुम लोग को टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दी जाएगी। और ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय।